पिछले वीडियो में हमने जाना कि व्याकरण शिक्षण क्या है, व्याकरण शिक्षण कितना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी नहीं है। व्याकरण शिक्षण का परिचय भी हमने दिया, व्याकरण का भी परिचय हमने दिया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में। अगर हम ये मान के चलें कि व्याकरण का शिक्षण है तो ज़रूरी, लेकिन हमें इसको इस तरीके से लेकर चलना है कि हम व्याकरण शिक्षण को इस प्रकार से करवाएं कि जो व्याकरण सीखने वाला है वो इससे बोर नहीं हो, वो इसमें जो है अपना इंटरेस्ट बनाए रखे। उसकी अगर इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने में तो व्याकरण का शिक्षण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें सूत्र भी रहते हैं, इसमें नियम भी रहते हैं, इसमें बहुत सारी बातें रहती हैं। भाषा का वैज्ञानिक पहलू जो है वो व्याकरण के तहत ही आता है। तो आज हम चर्चा करते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सूत्र प्रणाली आती है, जिसमें कि ये जो विधि है ना व्याकरण शिक्षण की, ये बहुत पुरानी है। इस विधि में क्या होता है कि व्याकरण शिक्षण करते समय पहले ही नियम बनाए जाते हैं, उन नियमों को बताया जाता है और नियम बताकर फिर उदाहरण के द्वारा उनकी परिपुष्टि की जाती है। पहले बच्चों को परिभाषा सिखाई जाती है, फिर उसका उदाहरण दिया जाता है। अध्यापक, जैसे मान लूँ मैं कि संज्ञा मुझे पढ़ाना है, तो पहले संज्ञा की परिभाषा अध्यापक बताएगा, उसके बाद संज्ञा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम क्या है, ये सब बातें वो बाद में बताएगा, फिर उदाहरण के द्वारा समझाएगा। तो इस तरह से ये विधि जो है, इसमें नियम पहले बताया जाता है और उदाहरण बाद में दिया जाता है। जब हम बात करते हैं आगमन प्रणाली की, तो वह ये सूत्र प्रणाली, जिसको हम निगमन प्रणाली भी कहते हैं, उससे बिल्कुल विपरीत है। जब बात करते हैं आगमन विधि की, तो यह विधि सूत्र प्रणाली और जो निगमन विधि है उससे बिल्कुल उल्टी है। इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उन उदाहरणों की सहायता से जो है नियम निकाल कर बालकों को बताया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें पहले सूत्र नहीं आएगा, इसमें पहले नियम नहीं आएगा, इसमें पहले उदाहरण आएगा। और कहीं ना कहीं ये प्रणाली बहुत अच्छी भी है, क्योंकि जब हम उदाहरण पहले देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। कुछ कक्षाओं में आगमन प्रणाली सही रहती है, कुछ कक्षाओं में निगमन प्रणाली सही रहती है। उन कक्षाओं से भी नहीं, अगर हम बात करें तो व्याकरण का कौन सा पहलू हम पढ़ाने जा रहे हैं उस बात पर बहुत निर्भर करता है। और ये सब बात अध्यापक के ऊपर निर्भर करेगी कि अध्यापक कब आगमन प्रणाली का प्रयोग कर रहा है और कब निगमन प्रणाली का प्रयोग कर रहा है। जब पढ़ाने का जो व्याकरण है, व्याकरण का कोई भी जो भाग है वो ज़्यादा कठिन है, तो पहले उदाहरण दिया जाएगा, क्योंकि उदाहरण से समझना ज़्यादा आसान होता है। तो इस तरह से जो ये आगमन प्रणाली है, इसमें शिक्षण की अपेक्षा सीखने की भावना अधिक होती है और इस विधि में बालक स्वयं सीखते हैं, क्योंकि बालक को जब उदाहरण दिया जाता है तो बालक का स्वयं का दिमाग भी काम करता है, वह उस जैसे ही और उदाहरण भी निकाल कर आता है और उन सब बातों से अध्यापक जो है वो नियम की जो बात है वो बालकों को बताते हैं। तो इस विधि में पहले बालकों के सामने उदाहरण दिए जाते हैं, फिर बालक उदाहरणों का पर्यवेक्षण करके विश्लेषण करते हैं और उसके बाद उदाहरण के आधार पर ही नियम की रचना की जाती है। अंत में निकाला गया जो नियम है उसकी सत्यता की जांच भी उदाहरण के द्वारा की जाती है। जैसे मैं बात करूं कि विद्यार्थियों से कक्षा में जो छात्रों को अगर हम मान लो संज्ञा पढ़ाना चाहते हैं, तो हम बालकों का नाम पूछेंगे, शहरों का नाम पूछेंगे, वस्तुओं का नाम पूछेंगे, इस तरह से एक सूची बनाएंगे और फिर हम बताएंगे कि ये सब संज्ञा के तहत आते हैं। तो किसी वस्तु, किसी स्थान इत्यादि का नाम ही संज्ञा है, ये बात बाद में उन्हें बताई जाएगी। तो इस तरह से ये मनोवैज्ञानिक विधि है और इस विधि में बालक
आपकी रुचि बनी रहती है। तीसरी आती है खेल विधि। जब हम बात करते हैं खेल विधि की, तो कुछ लोग तो व्याकरण को इस विधि से नीरस मानते हैं, लेकिन खेल विधि थोड़ी सी कठिन रहती है, बाकी ये बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। खेल के द्वारा बालक जो है उसका व्याकरण का ज्ञान शीघ्र ही, सरलता से ही जान जाता है। कोई भी लिंग जानना हो, वचन, शब्द भेद करने हो, खेल खेल में ही बालक सीख जाते हैं। तो खेल विधि से पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अध्यापक को ये निश्चित करना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक पढ़ाने के लिए मुझे कौन सा खेल निर्धारित करना पड़ेगा, किस प्रकार से मुझे इसको पढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें समय बहुत लगता है। तो कहीं ना कहीं खेल विधि जो है वो रुचिकर तो है, लेकिन ये समय ज़्यादा लेती है, और छोटी कक्षाओं में खेल विधि जो है वो सही नहीं रहती है। इसके बाद आती है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि जो है ये तो बहुत ही प्रचलित विधि है। इस विधि में जो व्याकरण पढ़ाया जाता है वो पुस्तक के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। जैसे हर प्रत्येक कक्षाओं में व्याकरण का भाग हमें या तो पाठ्यक्रम में निहित होता है, तो उसके लिए कोई भी अध्यापक जो है कोई भी पाठ्य पुस्तक निर्धारित कर सकता है। तो इस तरह से पुस्तकों में पहले परिभाषाएं दी होती हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं और उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है। तो ये विधि जो है ये थोड़ी सी अमनोवैज्ञानिक है। इसमें अध्यापक को बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि बालकों के पास पुस्तक रहती है, उसमें सब विषय सामग्री दी होती है। पर कहीं ना कहीं ये जो है विधि, ये मनोवैज्ञानिक विधि हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये रटन प्रवृत्ति को ज़्यादा बढ़ावा देती है। इस प्रकार से हमने व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में जाना। हम आगे इसी तरह हिंदी शिक्षण की जो आगे का जो पाठ्यक्रम है हम उसको लेते रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं हर प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी।